हो गया। चलो जी, जनरल क्लॉज एक्ट कर रहे थे हम लोग, कोई टेंशन नहीं। जनरल क्लॉज एक्ट पेज नंबर, अरे पेज नंबर बोल दो, खुदा का वास्ता है तुम्हें। हम कर रहे थे सेक्शन नंबर 10, हमने कर लिया था। मैंने कहा था कि शायद मैंने लिखवाना है सेक्शन 10, कुछ ऐसा कह दिया था क्या मैंने? ओह चलो सेक्शन 10 लिखवा देता हूं, गलत वादा कर दिया, क्या फायदा लिखवाने का। जनरल क्लॉज एक्ट, सुबह सुबह लिखा वैसे नहीं जाएगा। कंप्यूटेशन ऑफ टाइम, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम सेक्शन 10। जी कहता है वेयर बाय any centelect or regulation made after commencement of this act, commencement of this act, any act or any act or proceeding is directed to allow to be done is directed to allow to be done or taken in any court or office on certain day or within a prescribed period and if the court or office is closed on that day or that day ऐसे लिखना on that day or that day or last day of prescribed period
पहले यहां तक लिख लो जरा। हाँ हाँ, 2 बार डेड डे है। कहता है वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अब एक बात गौर करोगे, ये भी एक्ट लिखा है, ये भी एक्ट लिखा है, ये भी एक्ट लिखा है, क्या तीनों में कोई फर्क है? द आंसर इज यस। जब भी आप कैपिटल ए लिखते हो तो इसका मतलब होता है कानून, कानून। बट जब आप स्मॉलर ए यूज करते हो एक्ट के अंदर तो उसका मतलब होता है हरकत या कोई काम। ठीक है? तो एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, एनी एक्ट, कोई हरकत और प्रोसीडिंग इज डायरेक्टेड टू अलाउड टू बी डन, कोई काम या कोई होना है, कोई प्रोसीडिंग चलनी है, कोई कार्यवाही चलनी है। प्रोसीडिंग मतलब कार्यवाही, कोई कार्यवाही होनी है किस दिन? टेकन इन एनी कोर्ट, किसी कोर्ट में होनी है। ऑफिस ऑन सर्टेन डे, ऑफिस ऑन सर्टेन डे का मतलब कौन सा ऑफिस है? फॉर एग्जाम्पल आरओसी ऑफ ऑफिस ऑफ आरओसी, ऑफिस ऑफ आरओसी। आरओसी के ऑफिस में कोई प्रोसीडिंग होनी है, कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग होनी है विद इन अ प्रेस्क्राइब पीरियड। विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड का मतलब एक सर्टेन पीरियड के अंदर प्रोसीडिंग होनी है। फॉर एग्जाम्पल विद इन 30 डेज, शब्द क्या है? विद इन 30 डेज, तो अगले 30 दिन के अंदर अंदर प्रोसीडिंग होनी है, ऐसा लिखा है। तो कहता है इफ द कोर्ट और द ऑफिस इज क्लोज्ड ऑन डेड डे, तो अगर आरओसी का ऑफिस या फिर कोर्ट उस दिन बंद है, उस दिन छुट्टी हो गई है, तो फिर इज क्लोज्ड ऑन डेड डे। ये डेड डे किसके लिए यूज हुआ है? कोर्ट के लिए, डेट इज फॉर कोर्ट। फिर अगला डेड डे दोबारा यूज किया, ये किसके लिए यूज किया है? डेट इज ऑफिस के लिए, ऑफ आरओसी। और लास्ट डे ऑफ द प्रेसिडिंग पीरियड किसके लिए यूज किया? डेट इज विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड, विद इन द प्रेस्क्राइब पीरियड। तो इसलिए ऐसे शब्द बने हैं यहां पर। तो एक बार दोबारा से बड़े ढंग से इस लैंग्वेज को पढ़ के देखिएगा क्या लिखा है, बड़े अच्छे से पढ़िएगा क्या लिखा है, इस लैंग्वेज का मतलब अब क्या हुआ। कि अगर कोई कार्यवाही या प्रोसीडिंग या हरकत, कोई काम होना था कोर्ट के अंदर या किसी ऑफिस के अंदर या विद इन द सर्टेन पीरियड के अंदर, और वो ऑफिस या कोर्ट उस दिन बंद हुआ, तो वो काम अब कब होगा? अगले दिन या पिछले दिन पड़ेगा। देन सच एक्ट और प्रोसीडिंग shall be considered as done or taken in due time if it is done or taken on the next day afterwards on which court or office is open। तो ये माना जाएगा कि वो प्रोसीडिंग अब किस दिन होगी? अगले दिन होगी। तो वो प्रोसीडिंग अब अगले दिन मानी जाएगी, जिस दिन वो कोर्ट ओपन होगा या जिस दिन वो ऑफिस ओपन होगा। तो ये था हमारा सेक्शन 10 जी। बढ़ सकते हैं आगे?
चलिए आइएगा अगले सेक्शन पर, सेक्शन 11, सेक्शन 11। सेक्शन 11 शुरू करूं? चलिए सेक्शन 10 के आगे लिख दीजिएगा कॉपी में आपका, सेक्शन 10 के आगे प्लीज लिख दीजिएगा आपकी कॉपी में है सेक्शन 10, ताकि पता लगा कॉपी भी पढ़ रहे हैं, बुक भी पढ़ रहे हैं। और लॉ में गलती से एग्जाम्पशन ले आए तो इसलिए लिख दीजिएगा कॉपी। आ ही नहीं सकती, लॉ में एग्जाम्पशन नहीं आ सकती। सबसे ज्यादा चांसेस इस सब्जेक्ट में एग्जाम्पशन के, सबसे ज्यादा। चलिए, और सही में बता रहा हूं सबसे ज्यादा चांसेस, थोड़ा सा सीरियसली लिया इसमें एग्जाम्पशन आ जाती है। हाँ जी, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस का मतलब है कि डिस्टेंस कैसे नापा जाता है। अब ये हमें ये भी बताएगा क्या कि डिस्टेंस कैसे नापा जाता है। हाँ, तो क्या दिक्कत है? अच्छा, क्या मतलब है? सामने वाले पेज पे लिखना। मैं कहता हूं जी मुझे मेरे बच्चों को कौशांबी से लेके जाना है डिफेंस कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी लेके जाना है। अब वहां तक से यहां से वहां तक जाने का रास्ता कैसा है? मैं अपने घर से निकलूंगा और लेफ्ट लूंगा, लेफ्ट जाकर फिर मैं राइट लूंगा, राइट काफी दूर चलूंगा, फिर मैं लेफ्ट लूंगा और फिर एक पूरा लूप पुल पार करके फिर मैं राइट लेता हुआ यहां तक डिफेंस कॉलोनी तक पहुंचूंगा। ऐसा कोई रास्ता है? ठीक हो गई थी बात? ये स्ट्रेच 1 किलोमीटर है, ये स्ट्रेच 7 किलोमीटर है, ये स्ट्रेच 2 किलोमीटर है और ये स्ट्रेच 6 किलोमीटर है। ये सारा मिला के 6 किलोमीटर। नालायक, यहां पे ध्यान दे, क्या मैं स्केल लेके नाप के आया हूं? हाँ, अब बताइए, अगर मुझसे पूछा जाए कि कौशांबी और डिफेंस कॉलोनी के बीच में फर्क कितना है, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि ऑप्शन नंबर 1 आप मुझे कहें कि सर ये रहा 1 प्लस ये रहा 7 प्लस ये रहा 2 प्लस ये रहा 6, टोटल करना जरा, कितना हुआ जी? 16 किलोमीटर। ओहो, अच्छा। फिर एक तरीका ये हो सकता है कि मैं उठाऊं फुट्टा, मैं उठाऊं फुट्टा, एक इस लाइन पे लिखूं, एक यहां रखूं, एक यहां रखूं और ऐसे करके ऐसे करूं। बताओ जी। हाँ, स्केल, फुट्टा, उसे हिंदी में फुट्टा ही कहते हैं। और मैं यहां पर डिस्टेंस नाप के दिखाऊं कि हाँ जी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस पड़ता है वो पड़ता है 12 किलोमीटर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2? जब हम कहते हैं दिल्ली से लेकर मुंबई के बीच का डिफरेंस 1400 किलोमीटर है, तो वो क्या हम सड़कों पे चल चल के कहते हैं या फिर कैसे नापते हैं डिस्टेंस? स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन डाल दो दिल्ली से मुंबई तक की। अब देखो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है। तो वो यही कह रहा है, ये सेक्शन यही कहना चाह रहा है कि जब भी डिस्टेंस नापा जाता है दो जगहों के बीच में, तो वो हमेशा कैसे नापा जाता है? ऐसे लग रहा होगा मैं ज्योमेट्री की क्लास ले रहा हूं आज। बताओ, ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ाने पड़ रहे हैं, क्या किया जाए? बट फ्री फंड के मार्क्स हैं और क्या है। इन द मेजरमेंट ऑफ एनी डिस्टेंस फॉर द पर्पस ऑफ एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ये लाइनें तो चिपका ही देनी है ना हर जगह। आगे, दैट डिस्टेंस शेल अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर, जब तक लॉ का पर्पस कुछ और ना हो तब तक बी मेजर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन और ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब स्ट्रेट लाइन पकड़ो, फुट्टे पे और खींचते रहो लाइन। तो इस तरीके से देखो कि क्या आता है। आगे कहता है ड्यूटी टू टेक
ड्यूटी टू बी टेकन प्रोराटा इन एनेक्टमेंट, दोबारा बोलता हूं, ड्यूटी टू बी टेकन इन प्रोराटा इन एनेक्टमेंट। अब इसका मतलब क्या है देखिएगा, सामने वाले पेज पे एग्जांपल लिखिएगा, सामने वाले पेज पे एग्जांपल लिखिएगा। मान लीजिए हमारे देश में जैसे आजकल प्याज की कमी पड़ी हुई है, वैसे ही शुगर की कमी पड़ती है कभी कभी। तो मान लीजिए शुगर की कमी पड़ी, अब शुगर का इंपोर्ट हो रहा है, शुगर का इंपोर्ट करने का डिसाइड किया अपन लोगों ने, बट इंपोर्ट के ऊपर लगती है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी का रेट है 100 रुपए फॉर 1000 kg। अब मैं गया हुआ था जी बच्चों को लेकर रशिया, वहां से मैंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, थोड़ा शुगर ही ले आते हैं। तो वहां से मैं जब शुगर लेके आया तो मैं लाया 100 kg शुगर। बताइए मेरी कस्टम ड्यूटी कितनी हुई? हाँ बताओ। 10। अच्छा निकाल लिया, वाह, मुझे लगा कैलकुलेटर उठाओगे। 10 रुपए। तो कितनी हुई कस्टम ड्यूटी? 10 रुपए की कस्टम ड्यूटी हुई। हटा दूं? बस यही लिखा है। वो कहता है जब भी कोई ड्यूटी दी हो तो उसको प्रोपोर्शनेट कर दो। बताओ, ये कोई बताने वाली बातें हैं? हाँ और क्या। ड्यूटी टू बी टेकन प्रो राटा इन इनएक्टमेंट। इनएक्टमेंट का मतलब, वारे जाऊं नजर ना लग जाए बस तुम्हें कहीं, कानून पिछली क्लास में भी लिखवाया था। कौन सा डायग्राम? ये एग्जाम्पल? कहता है जी वेयर बाय एनी इनएक्टमेंट, वेयर बाय एनी इनएक्टमेंट नाउ इन फोर्स और हेयर आफ्टर टू बी इन फोर्स। नाउ इन फोर्स का मतलब क्या है? जो आज है। हेयर आफ्टर टू बी इन फोर्स, जो बाद में आएगी। लिख लो इसे हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, लिख लो। नाउ इन फोर्स का मतलब जो आज है, हेयर इन आफ्टर मतलब जो बाद में आएगी। जो आज है नाउ इन फोर्स, जो बाद में आ सकती है हेयर इन आफ्टर टू बी इन फोर्स। आगे कहता है एनी ड्यूटी ऑफ कस्टम्स और एक्साइज, एक्सरसाइज नहीं है ये, एक्साइज है, इसे एक्साइज करो। एक्साइज की स्पेलिंग EXCISE, एक्सरसाइज। और इन द नेचर देयर ऑफ, उनके नेचर की कोई और ड्यूटी, फॉर एग्जाम्पल GST। GST इज लेविएबल, लेविएबल का मतलब लगाना, ऑन एनी गिवन क्वांटिटी बाय द वेट, मीजर और वैल्यू ऑफ गुड्स और मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज का मतलब भी होता है गुड्स या आर्टिकल। देन अ लाइक ड्यूटी इज लेविएबल अकॉर्डिंग टू सेम रेट ऑन एनी ग्रेटर और लेसर क्वांटिटी। ओहो, समझ आया? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए शुगर के ऊपर ड्यूटी है 100 रुपए पर 100 kg।
तो ये तो ड्यूटी का रेट दे रखा है, तो अगर आप कम क्वांटिटी लाओगे तो उसी प्रोपोर्शन में हो जाएगी चेंज। सिमिलरली अगर आप ज्यादा क्वांटिटी लाओगे तो उसी प्रोपोर्शन में चेंज हो जाएगी। यस, बस इतनी सी बात लिखी है। अगला है सेक्शन 13। इसकी चर्चा मैं कई बार कर चुका हूं पिछली कुछ क्लासों में। मैंने कहा जी लॉ मेकर बनाते हुए हर जगह लॉ मेकर ने ही शब्द यूज किया है, तो ही का मतलब क्या होगा और शी का मतलब भूल जाओ सब डिफरेंस। इन ऑल सेंट्रल एक्ट एंड रेगुलेशन अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट। रिपग्नेंट का मतलब कॉन्ट्रैरी। सवाल उठा, ये यही ठीक था, रिपग्नेंट ही ठीक था, कॉन्ट्ररी और मुश्किल हो गया। कॉन्ट्ररी क्या होता है? ऑपोजिट। अब सुनना जी, इन ऑल द सेंट्रल एक्ट और द रेगुलेशन अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट, जब तक कि किसी एक्ट में स्पेसिफिकली ना लिख दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैटरनिटी लीव इंडिया में 6 महीने की मिलती है, तो इसका मतलब क्या पुरुषों तुम्हें भी मिलेगी ना? तुम भी 6 महीने हो आओ, ऐसा होगा? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। हाँ जी, नहीं, बट 6 महीने की नहीं मिलती, 3 दिन की मिलती है। अभी लेटेस्ट कानून भी बता रहा हूं 3 दिन है, अभी तक बड़ी नहीं है। और ये 3 दिन भी एक केस हुआ था तब जाके मिली थी। वो हुआ क्या था, इंग्लैंड से शुरुआत हुई थी इस केस की। वहां एक लेडी ने केस डाला था कि हमें मैटरनिटी लीव मिलती है, हमारे पतियों को भी मिलनी चाहिए। जज ने पूछा क्यों? इन्होंने कहा क्योंकि हमारे पति हमेशा कहते हैं कि हमारे बच्चों की शक्ल इनके ऊपर नहीं जाती, किसी और के ऊपर जाती है, तो हम चाहते हैं ये हमारे घर में हमारे सामने ही रहें ताकि हम इन्हें ही देखें पूरा दिन और हमारे बच्चों की शक्ल इनके ऊपर जाए। रियल घटना थी। तो इंग्लैंड में जज ने अलाउ किया था वहां की 3 महीने की लीव इंग्लैंड में मिलती है, पैटर्निटी लीव इंग्लैंड में 3 महीने की। अब इसे देख के यहां भी किसी को जोश आ गया था, तो इंडिया में भी केस हुआ था। तो ऐसे केस पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता पंजाब एंड हरियाणा में ही क्यों जाते हैं। तो वहां भी केस हुआ कि भैया दिक्कत तो हमारे यहां भी यही आ रही है, आजकल बच्चों की शक्ल यहां भी किसी और पे जा रही है। तो जज साहब ने यहां पर अलाउ किया 3 दिन की लीव मिलती है, पैटर्निटी लीव। कुछ कंपनी स्पेसिफिक बढ़ा दियो तो बढ़ा दियो, अदरवाइज पैटर्निटी लीव कंपनियां 3 दिन से ज्यादा की देती नहीं है। चलिए, गवर्नमेंट ने कितना कर दिया पैटर्निटी? मुझे नहीं लगता 3 दिन से ज्यादा नहीं देंगे। क्या करेंगे 3 दिन से ज्यादा? In all the central act of the regulation, unless there is anything repugnant in the subject or context, word importing the masculine gender means masculine gender मतलब पुरुष shall be taken to include females, यानी कि जहां जहां ही शब्द यूज हुआ है वहां वहां उसका मतलब शी भी है। लिख लेना सामने वाले पेज पे, जहां जहां ही है वहां वहां शी है, इसका मतलब यही है। अजीब है मगर क्या करें, जहां जहां लॉ में ही है वहां वहां it includes she as well. बट वो कहता है unless a contrary intention appears, unless a contrary intention appears, जब तक लॉ ने स्पेसिफिकली कुछ ना दिख दिया हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक सेक्शन है सेक्शन 149, उसकी एक प्रोवाइजो है जो कहती है कि हर लिस्टेड कंपनी में एक वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर हर लिस्टेड कंपनी में होनी चाहिए। अब मैं वहां पे भी जबरदस्ती घुस जाऊं, नहीं वुमेन का मतलब मैन भी है, कैसा होना चाहिए? नहीं, क्योंकि स्पेसिफिकली लॉ ने लिखा है तो वहां पे सोच होना है थोड़ा, ठीक है ना। चल, एंड वर्ड्स इन द सिंगुलर शेल इंक्लूड द प्लूरल, और अगर कुछ सिंगुलर है तो उसे प्लूरल भी माना जा सकता है, एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है। बाप रे, क्या मतलब है? सामने वाले पेज पे ये एग्जांपल लिखिएगा इसका भी।
की मैनेजरियल पर्सन पढ़ा हुआ है, सुना है? अच्छा, की मैनेजरियल पर्सन का कॉन्सेप्ट कहता है एज पर सेक्शन 203 फाइनल का है ये, अ पर्सन कैन बी KMP in only one company. However, he may be appointed as KMP in subsidiary as well. सेक्शन 203 कहता है कि केएमपी कितनी कंपनियों में बना जा सकता है? केवल एक। फिर कहता है बट रुको, आप होल्डिंग के साथ में उसकी सब्सिडरी में भी केएमपी बन सकते हो। अच्छा, एच लिमिटेड एक कंपनी है, इसकी सब्सिडरीज हैं सब्सिडरीज, S1 लिमिटेड, S2 लिमिटेड, S3 लिमिटेड, S4 लिमिटेड। तो टोटल कितनी सब्सिडरी हो गई? 4। अब सवाल उठा, राम अगर केएमपी है तो राम कितनी सब्सिडरी में केएमपी बन सकता है? 4 में। शब्द लिखा है सब्सिडरी, सिंगुलर है, क्या मैं उसे प्लूरल भी ले सकता हूं? यस। देखिएगा, नाउ singular can be taken as plural as well, and thus Ram can become KMP in all such subsidiaries. Thus, Ram can become KMP in all such subsidiaries. तो ये हमारा पूरे का पूरा सेक्शन 8 से लेकर 13 तक की सीरीज खत्म होती है। इनफैक्ट सेक्शन 9 से 13 तक की। अब अगली सीरीज शुरू होती है 14 से लेकर हम एंड तक जाएंगे 29 तक। बुक बंद कर दीजिएगा, अब इस सीरीज में आपको बुक की जरूरत पड़ेगी नहीं, अब केवल कॉपीज में लिखना है बस आपने। शुरू करूं? सेक्शन 14, सेक्शन 14 क्या कहता है जी? पावर टू बी एक्सरसाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम power to be exercised from time to time, power to be exercised from time to time, कहता है जी वेयर बाय
any central act or regulation made after commencement of this act. Any power is conferred. Conferred का मतलब क्या होता है? सौंपना. Conferred मतलब सौंपना. Then this power may be exercised from time to time. Whereby any central act or regulation made after the commencement of this act, any power is conferred, then this power may be exercised from time to time. क्या मतलब इसका? नीचे लिखेगा एनालिसिस में. फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं कि सेक्शन 12 रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर फॉर शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस. Section 12 requires approval of the regional director for shifting of the registered office. तो ये पावर रीजनल डायरेक्टर कितनी बार एक्सरसाइज कर सकता है? एक बार या अनेक बार या बार बार? फिर सोच लो. रीजनल डायरेक्टर को पावर मिली है कि अगर कोई कंपनी आपके पास आती है, अगर मान लीजिए एक कंपनी विद इन द सेम स्टेट जा रही है और आरओसी चेंज हो रहा है, तो आपके पास अप्रूवल होगी. रीजनल डायरेक्टर इस पावर को कितनी बार यूज कर सकता है? एक बार या बार बार? बार बार. वही लिखा, पढ़ के देखो. कहता है किसी ऑफिसर को अगर आपने कोई पावर दी है तो वो उसे बार बार यूज कर सकता है, एक बार नहीं. 10 this power is not available for one instance only. In other words, it may be exercised from time to time. It may be exercised from time to time. ये हुआ जी हमारा सेक्शन नंबर 14. Now come to section number 15, जो कहता है पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड, पावर टू अपॉइंट एक्स ऑफिशियो,
power to appoint to include power to appoint ex officio. ex officio का मतलब क्या होता है? पुराना। आजकल हमारे एनएसए कौन है? अजीत डोभाल। अजीत डोभाल नाम तो सुना होगा। ये अजीत डोभाल पहले क्या थे? पहले क्या थे? अजीत डोभाल पहले क्या थे? रॉ में थे, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में थे। जिस टाइम इन्हें एनएसए बनाया गया था उस टाइम भी ये रॉ की इंटरनेशनल विंग के हेड हुआ करते थे, पार्टिकुलर विंग के हेड हुआ करते थे रॉ में। अब सोचो आपने एनएसए किसे बनाया? जो एग्जिस्टिंग रॉ का ऑफिसर है उसे एनएसए बनाया। नाउ दिस इज कॉल्ड, आपने एनएसए किसी एक्स ऑफिशियो को बनाया है। एक्स ऑफिशियो मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑफिसर है उसी को पकड़कर आपने एक और ड्यूटी दे दी है। ठीक हो गई इतनी बात? दिस इज कॉल्ड एक्स ऑफिशियो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ना शुरू करते हैं। पहले लिखिएगा इन शब्दों को, फिर मैं इसका एग्जांपल लिखवाता हूं। वेयर बाय any central act or regulation a power to appoint ये यहां से शुरू होता है सेक्शन वेयर बाय से। ठीक है, अच्छा ये वाले रेगुलेशन क्या? नहीं वैसे पार्टिकुलर इस सेक्शन में लिखा नहीं हुआ, बट मतलब वही है, मतलब वही। अ पावर टू अपॉइंट एनी पर्सन टू फिल any office or whereby any central act or the regulation a power to appoint any person to fill any office or execute any function is conferred any such appointment may be made either by name or by virtue of office. पढ़ो जी पहले। लिख लिया? चले आगे एक और लाइन लिख लीजिएगा। एंड सच पावर
to include power to appoint ex officio as well. बड़े ध्यान से पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आरओसी दिल्ली रिजाइन करके चला गया, दिल्ली रिजाइन्ड, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन इशू की, issued a direction that ROC Mumbai to take care of office of ROC Delhi as well. जी लिख लिया। अब जरा एक बात ध्यान रखिएगा, मैं कहता हूं आरओसी दिल्ली छोड़ के चला गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी है कि आरओसी दिल्ली का काम अब कौन देखेगा, आरओसी मुंबई आरओसी दिल्ली का काम भी देखेगा। आरओसी मुंबई कौन है, कोई एग्जिस्टिंग ऑफिसर है, यानी कि एग्जिस्टिंग ऑफिसर मुंबई का काम भी देखेगा और दिल्ली, दिस इज कॉल्ड एक्स ऑफिशियो, इसे एक्स ऑफिशियो कहा जाता है। अगली बात, जब आपने आरओसी दिल्ली के लिए अपॉइंटमेंट किया तो किसको अपॉइंट किया, किसको अपॉइंट किया आरओसी दिल्ली के लिए, अब आरओसी मुंबई। नाम क्या है, क्या नाम पता है, नहीं, क्या नाम बताने की जरूरत है, नहीं, अब पढ़ के देखिएगा पूरा। whereby under any central act or the regulation the power to execute any function is conferred, any such appointment may be made either by the name और बाय द वर्च्यू ऑफ ऑफिस। आप नाम भी दे सकते हो और आप ऑफिस भी बता सकते हो कि आरओसी मुंबई टू टेक केयर ऑफ दिस फंक्शन। समझ आई बात? दिस अपॉइंटमेंट इज पहला एक्स ऑफिशियो, that is an existing officer for example ROC Mumbai to take care of this appointment is ex officio, that is an existing officer for example ROC Mumbai to take care of ROC Delhi as well. Second, by virtue of office for example we may not know exact name of officer, but we know him by virtue of office, but we know him by the virtue of office
कैसे? फॉर एग्जाम्पल आरओसी मुंबई टू टेक केयर ऑफ आरओसी दिल्ली, ये ऑफिस है। ये पूरा एग्जाम्पल था जी, इसे पूरे एग्जाम्पल को बॉक्स में बंद करना। ये इसका एनालिसिस था पूरे सेक्शन का। तो ये पूरे का पूरा अपन लोगों का सेक्शन नंबर कौन सा खत्म हुआ जी? 15। 29 हैं अभी। भाई कुंदन नीचे सही चेक कर ले यार, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई कुछ। चलिए बढ़ सकते हैं आगे। सेक्शन नंबर 16, सेक्शन 16, ये क्या कहता है जी? सेक्शन नंबर, मेरा पेज नंबर कौन सा था भाई? 4। सेक्शन नंबर 16, पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड, पावर टू सस्पेंड, ऑब्लिक डिसमिस, पावर टू अपॉइंट टू इंक्लूड, पावर टू सस्पेंड, ऑब्लिक डिसमिस। मतलब जो पैदा कर सकता है, क्या वो मार भी सकता है? यही लिखा है बस, और क्या। तो ये हिंदी में लिखवा दूं या चलेगा? पैदा करने वाला मार भी सकता है। भाई सस्पेंशन और डिसमिसल में क्या फर्क है? डिसमिसल मतलब गए, परमानेंटली गए। सस्पेंशन मतलब जब तक आपके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है तब तक आप नहीं काम करोगे। सस्पेंशन में ना आपको 50% सैलरी मिलती है, डिसमिसल में लोटा उठाओ चले। वेयर बाय any central act or regulation, आप वही लिख सकते हो, रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए a power to make any appointment is provided then unless a different intention appears, authority having such power shall also have the power to suspend or dismiss the person so appointed। पढ़ के देखो जी, बताओ जी कोई भी दिक्कत?
और इसका तो आई थिंक एग्जाम्पल लिखवाने की भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़े। सेक्शन नंबर 17। लेट अस सी, मुश्किल लग रहा है थोड़ा। सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शनरीज। सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फंक्शनरीज, क्या मतलब है इसका? सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फंक्शनरीज का लिखिएगा वेयर इन एनी सेंट्रल एक्ट or regulation made after commencement of this act it shall be sufficient to mention the official title of the officer at present executing the functions of an office for the purpose of indicating the application of law। क्या मतलब है भाई? समझ आया या बाउंसर की तरह गया है? अगर आपने कंपनी का, पहले लिख लो, कुंदन सेक्शन 16 जब मैंने करवाया है, थोड़ी देर पहले करवाया है, सेक्शन 16 से पूरी क्लास कट के इनके एलएमएस पे डाल दियो। चलिए शुरू करूं। सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फंक्शनरीज, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फंक्शनरीज। मैं कहता हूं, मान लीजिए आपने दिल्ली में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन करवाना है, तो इनकॉर्पोरेशन कराने के लिए आप कौन से ऑफिसर के पास जाओगे? किसके पास? आरओसी दिल्ली के पास। बट आरओसी दिल्ली का आपने नाम तो बताओ, सोनलाल, मोहनलाल, नत्थूलाल, क्या है नाम? क्या मैं नाम बताने की जरूरत है क्या? क्या जब हम किसी ऑफिसर को पुकारना चाहते हैं तो ऑफिसर को उसके ऑफिस के टाइटल से पुकार सकते हैं? हाँ, आरओसी दिल्ली रीजनल डायरेक्टर, क्या हम ऐसे नाम से पुकार सकते हैं? हाँ, पुकार सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है पुकारने में, यही लिखा बस इंग्लिश में लिखा, बस पढ़ के देख लो जी।
लिखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, बॉक्स में बंद करना एग्जाम्पल को। इफ वी प्रपोज टू इनकॉर्पोरेट a company, an application shall be submitted to ROC Delhi. That is official title. Not necessary that we must know the name of such officer as well. बैंक को कभी लेटर लिखते हो तो किसके नाम पे लिखते हो? बैंक मैनेजर। नाम पता करके आते हो क्या पहले? नहीं। तो बस वही कह रहा आप उसके टाइटल से पुकार दो, उसे नाम एग्जैक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ये बात तो बचपन की मैडम ने भी बता रखी थी। सेक्शन 17 के बाद अगला सेक्शन आता है जी, सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18। सक्सेसर्स। सक्सेसर्स क्या मतलब? पहले लिखो, इन एनी सेंट्रल एक्ट और इन शब्दों को तो चिपका ही देना है बस। रेगुलेशन मेट, हाँ याद ही हो जाने चाहिए। देखो कुछ और याद ना हो, एक लाइन ये तो लिख ही देंगे। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, it shall be sufficient for purpose of indicating the relation of law to any successor of any functionaries to express its relation to functionaries। पढ़ के देखो जी, पल्ले नहीं पड़ेगा कुछ भी, मगर फिर भी पढ़ तो लो। थोड़ा ये हो जाता है कि हाँ पढ़ा था फिर भी समझ नहीं आया। क्या लिखा है? नहीं तो हमारी तो दुकान ही ना चले फिर। बेटा हिंदी में ज्यादा मुश्किल होती है,
हिंदी में ज्यादा मुश्किल है। अब ट्रेन को वैसे तो ट्रेन बोल सकते हो, बट अगर बोलना पड़े लोहपथगामिनी तो दिक्कत आती है, उसको होता है। हाँ, सिगरेट चूसक डंडिका, क्या नाम है, इतना सिंपल नाम है। बटन, लटकन, कुंडली, भाई ऐसे ही ठीक नहीं है। प्लेटफॉर्म को पता नहीं मुझे यार, मुझे बस ये 3 नाम याद थे बस, मैंने कहा बस और नहीं, और काफी है। अभी तो वो बैट बॉल को क्या बोलते हैं, क्रिकेट को क्या बोलते हैं, पूछो मत हो, बहुत ही लंबा है, ऐसे लग रहा है माय बेस्ट फ्रेंड का ऐसे सुना रहे हो, इतना बड़ा नाम है उसका। नहीं मुझे याद नहीं है, मैंने सुना हुआ है 1-2 बार, याद हुआ ही नहीं वो। हाँ ऐसे ही है, गोलगट्टम बड़ा बट्टम समथिंग कुछ ऐसे ही है। एग्जाम्पल ऑफ सेक्शन, ये क्या लिखा मैंने, 18, सेक्शन 18 का एग्जाम्पल देखिएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबमिट हुआ है बाय ए लिमिटेड, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आया, इशूड किसके द्वारा हुआ, इशूड बाय मिस्टर तिवारी। तिवारी जी कौन है, आरओसी दिल्ली, नाम तिवारी है और फंक्शन क्या है, आरओसी दिल्ली। ऑल्सो कॉल्ड है जी फंक्शनरी। मिस्टर तिवारी रिजाइन कर गए जी, रिटायर्ड लिख लो, उनकी जगह मिस्टर घोष आ गए। सवाल उठता है ये कि वेदर any objection can be raised on certificate of incorporation issued by Mr. Tiwari. तो तिवारी जी के जाने के बाद क्या घोष साहब नए सर्टिफिकेट इशू करेंगे क्या सारे? तो क्या मैं कह सकता हूं वो उनके सक्सेसर हैं? घोष साहब कौन है? सक्सेसर। तो तिवारी जी के सक्सेसर ही हो। आप पढ़िएगा, लॉ की लैंग्वेज पढ़िएगा। कहता है इन एनी सेंट्रल एक्ट और द रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट it shall be sufficient for the purpose of indicating the relation of law to any successor of any functionary। हमारे के एग्जांपल में फंक्शनरी कौन है? तिवारी। सक्सेसर कौन है? घोष। अब पढ़िएगा, it shall be sufficient for the purpose of indicating the relation of any successor, मतलब मिस्टर घोष, of any functionary। मिस्टर घोष किसके फंक्शनरीज के एक सक्सेसर है? of Mr. Tiwari to express its relation to functionary। मतलब अगर मिस्टर घोष लिख देते हैं कि हम आरओसी दिल्ली हैं अब, तो पहले जो आरओसी दिल्ली थे मिस्टर तिवारी, बस उनकी जगह इनका नाम मिस्टर घोष का नाम आरओसी दिल्ली लिख दिया जाए, सफिशिएंट है। इसका मतलब यह नहीं है कि तिवारी जी के द्वारा इशू किए गए सारे के सारे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इनवैलिड हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है,
क्योंकि सक्सेसर के रूप में ये किसके शूज में एंटर हो जाएंगे? तिवारी जी के शूज में एंटर हो जाएंगे। तो लिख लीजिएगा, नो, सिंस एज पर सेक्शन 18 successor will only steps into the shoes of functionary only. तो सक्सेसर तो केवल फंक्शनरी के शूज में जाएगा। सेम फर्क सेम होता, मैंने वो थोड़ा उम्र का लिहाज करते हुए रिजाइन की जगह रिटायर्ड लिखा था बस। आगे बढ़ते हैं, कितने हो गए सेक्शन? सेक्शन 19, ऑफिशियल चीफ एंड सबऑर्डिनेट ऑफिशियल चीफ एंड सबऑर्डिनेट, सेक्शन नंबर 19 हो सकता है वैसे आज खत्म। इन एनी तू मुझे अगला बैच यहां लेने देगा या नहीं? सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन मेड आफ्टर, कुछ याद हो ना हो ये लाइन जरूर याद हो गई होगी, commencement of this act, after the commencement of this act, any law relating to chief or senior of any office shall also apply to his deputies oblique subordinate अभी पता लग जाएगा, who is lawfully performing duties of that office in place of their superior. हो गया? चले, अब ये क्या कहना चाह रहा है? वर्ल्ड का सबसे फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है? क्रिकेट। नालायक, 10 कंट्री में खेला नहीं जाता क्रिकेट। द आंसर इज फुटबॉल। इंडिया का फुटबॉल में कौन सा नंबर है? आई थिंक अराउंड 134 था लास्ट टाइम जो मुझे पता लगा था, 134।
हम तो बांग्लादेश से भी हार जाते हैं। अब हुआ क्या, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन, इन्होंने कहा कि आज के बाद हम फुटबॉल का रिवाइवल करेंगे। मुझे चीफ बना दिया गया। ऑफिस का टाइम था, नालायकों यहां पढ़ो। ऑफिस का टाइम था सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक, क्योंकि फुटबॉल का बहुत बुरा हाल था, बहुत ज्यादा मेहनत करनी थी इसके रिवाइवल के लिए। मैं 8 बजे, आपको पता है पोपली का मतलब अगर 7 बजे तो 7 बजे ही होता है, तुम्हारी ऐसी की तैसी नालायकों। आज मैंने 7 बजे कहा था, 7:02 पे मैं यहां खड़ा था, और यहां कितने बच्चे बैठे थे, एक पीछे बैठा था एक आगे बैठा था, बस ये ले, मैंने वो देख के लग रहा था कि रात को यहीं सोए हैं, वरना पहले सुबह कोई नहीं आया होगा यहां पर, लग रहा था। हाँ जी, तो 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक का ऑफिस था, मैं एग्जैक्ट 8 बजे ओहो ऑफिस में। मगर मेरा स्टाफ नालायक 10 बजे या 9:30 बजे आ रहा था। मैंने पूछा, लाइन में लगाया, मैं कहा नालायकों इधर आओ, ये क्या है, ये क्या टाइम है आने का? कहने लगे सर हम सरकारी लोग हैं, हम सरकारी मुलाजिम हैं। मैंने कहा तो फिर मैं नहीं हूं? कहने लगे हो तो फिर? कहने लगे सर सरकारी ड्यूटी जो है वो सुबह 9:30 बजे शुरू होती है। भाई गवर्नमेंट के सारे ऑफिस 9:30 बजे शुरू होते हैं, तो हम तो 9:30 बजे ही आएंगे ना। और मैंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी 9:30 बजे शुरू होते हैं, मुझे क्या लेना देना? हमारा जो ऑफिस है, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन का जो ऑफिस है, वो कितने बजे खुलेगा? 8 बजे। मैं 8 बजे आया हूं और तुम 9:30 बजे आ रहे हो, क्या ये सही है या गलत है? अगर मैं 8 बजे हूं तो फिर मेरे सबॉर्डिनेट को भी कितने बजे आना पड़ेगा? मतलब टाइम जो है मेरा अगर 8 बजे है तो मेरे सबॉर्डिनेट को भी कितने बजे आना पड़ेगा? यही तो लिखा, पढ़ के देखो। अब ऑफिशियल चीफ एंड सबॉर्डिनेट कहता है, इन एनी सेंट्रल एक्ट और द रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, एनी लॉ रिलेटिंग टू द चीफ or senior of any office shall also apply to his deputies. डेप्यूटीज होता है एकदम नीचे वाले, मतलब जो अगर मैं ना आया तो मेरा फंक्शन वो संभालेंगे, और सबॉर्डिनेट मतलब नीचे का सारा स्टाफ, हु इज लॉफुली परफॉर्मिंग द ड्यूटी ऑफ दैट ऑफिस इन प्लेस ऑफ द सुपीरियर। क्लियर हो गई बात? तो जो कानून मेरे ऊपर लग रहा है वही कानून क्या मेरे ऑफिस के सारे स्टाफ के ऊपर भी लगेगा? द आंसर इज यस, यही लिखा है, लिख लीजिएगा। The whole staff shall be bound to comply the timing of office as being complied by senior/chief. सेक्शन 19 खत्म होता है। बढ़े आगे, सेक्शन 20 हटा दूं? सेक्शन 20 इस बार की एमटीपी का क्वेश्चन था। सेक्शन 20 देखिएगा, word used in definition
to have same meaning for whole act. Word used in the definition to have the same meaning for the whole act. क्या मतलब है? अगेन शब्द वही है, पहले बाद में एग्जांपल देखते हैं, पहले लिखिएगा वेयर बाय। हाँ जी बोलोगे? क्या? एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन। Any power to issue any notification, order, scheme, or rule is conferred then any word used in such notification oblique order oblique scheme oblique rule, notification, order, scheme, rule shall have the same meaning as assigned to them in an act under which they are issued. इस बार के एमटीपी का 4 नंबर का क्वेश्चन था ये, इस एक्ट पर पढ़ के देखो जी। लिख लिया? अब मेरे सवाल का जवाब देना। एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट। कंपनीज एक्ट 2013 किसने बनाया होगा? पार्लियामेंट ने। कितने सांसद बैठे हुए हैं? कितने सांसद बैठे हुए हैं? कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं? 543, 543 नहीं, 250 राज्यसभा के भी जोड़ दो तो कितने बने? नियर अबाउट 800। 800 कानून बनाने वाले मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है जी। कंपनीज एक्ट 2013 बना दिया। उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 के बाद उसके ऊपर कई रूल्स आए। रूल्स कौन बनाता है? रूल्स कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में कितने ऑफिसर्स हैं जो रूल बनाते हैं? केवल एक आईएएस ऑफिसर वहां बैठा है जो कि रूल बनाता है। और इस क्या कहूं, मतलब हमारी इंडस्ट्री का दुर्भाग्य है कि कंपनीज एक्ट जो 800 लोगों ने मिलकर बनाया वो कितना है? 40% है। और 60% कौन बना रहा है कानून? एक आईएएस ऑफिसर। यानी कि एक तरफ 800 लोग लगे हुए हैं, एक तरफ केवल एक ऑफिसर लगा हुआ है कानून बनाने में, क्योंकि कंपनीज एक्ट 60% रूल्स में लिखा है और 40% एक्ट में लिखा है। अब सवाल उठा कंपनी की डेफिनेशन। सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर कंपनी की डेफिनेशन दी गई है, पढ़ा होगा, याद है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनीज एक्ट। ठीक। अब जब ये रूल बनाए गए तो रूल के अंदर भी शब्द यूज हुआ बार बार कंपनी। तो वो जो रूल के अंदर कंपनी शब्द यूज हुआ है
जो आईएएस ऑफिसर ने रूल बनाया उसके अंदर जो कंपनी शब्द यूज हुआ है, उस कंपनी शब्द का मतलब क्या होगा? क्या उस कंपनी शब्द का मतलब रूल के अंदर जो कंपनी शब्द है उसका मतलब अलग होगा, या उसका मतलब वही होगा जो कि मेन एक्ट के अंदर है? जो मेन एक्ट के अंदर है। अब पढ़ के देखिएगा क्या लिखा है। Whereby any central act or the regulation any power to issue any notification, order, scheme or rule is conferred। जब किसी सेंट्रल एक्ट या फिर रेगुलेशन के अंदर कोई नोटिफिकेशन, ऑर्डर, स्कीम या रूल इशू करने की पावर दी जाती है। फॉर एग्जांपल कंपनी एक्ट में पावर है कि कोई भी रूल वगैरह फ्रेम करने की पावर है, क्योंकि जगह जगह लिखा होता है एज में बी प्रेस्क्राइब, एज में बी प्रेस्क्राइब। याद है ये शब्द आते हैं कई बार, एज में बी प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब का मतलब रूल्स आएंगे इसके ऊपर। then such word, then any word used in such notification, order, scheme or rule shall have the same meaning as assigned to them in an act under which they are issued। तो यानी कि उन रूल्स को बनाते हुए, नोटिफिकेशन को लाते हुए, स्कीम्स को लाते हुए, ऑर्डर्स को देते हुए जब वर्ड यूज किया जाता है कोई, तो वो वर्ड का मतलब वही होता है जो कि इस एक्ट में यूज हो रहा है। क्या ये एग्जांपल लिखवाने की जरूरत है? वैसे इसके ऊपर रिवीजन क्लिपिंग काफी डिटेल्ड दी हुई है, चलो छोटा सा लिख लो एग्जांपल। कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंड द वर्ड कंपनी। Later on, certain rules were framed on journal meeting these rules also include the word company। Now company as used in rules shall have same meaning as assigned in Companies Act 2013। पढ़ के देखो जी एग्जांपल, बताइए कोई दिक्कत? सेक्शन 20 खत्म होता है जी हमारा यहां पर। जनरल क्लॉज एक्ट में अगर आपने सेक्शन ना लिखे तो भूल जाना, मार्क्स मिल ही नहीं सकते आपको। बिना सेक्शन के मार्क्स मत सोचना 12 नंबर गए, तो इसलिए हर सेक्शन दिलो दिमाग में बसा होना चाहिए। सेक्शन 21 हटा दो। सेक्शन 21 पावर टू इशू to include power to amend as well, power to issue to include power to amend as well। नाम से पता लग रहा है वैसे क्या कहना चाह रहा होगा आप। 21 सेक्शन करते करते इतना तो दिमाग में आ गया, अब ये क्या कहना चाह रहा होगा? क्या कहना चाह रहा है वैसे? शुरुआत कैसे करूं? वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन। आप शब्द पूरा भी लिख सकते हो, रेगुलेशन मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, पूरे के पूरे ये डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर खाली वर्ड रेगुलेशन भी लिख दोगे तब भी सफाइस हो जाएगा।
चले, वेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन a power to issue notification oblique orders oblique rules oblique scheme is conferred then any such power shall also means the power to amend, resign का मतलब of such rule oblique notification oblique orders oblique scheme as well। तो ये भी सिंपल है, ज्यादा दिमाग इसमें भी नहीं लगेगा। इसके अगले वाला थोड़ा टेक्निकल आएगा, आप पढ़ के देखो फिलहाल। लिख लिया? चले, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रूल बनाने की पावर किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में मैंने कहा एक आईएएस ऑफिसर बैठा है जो बैठा बैठा रूल बनाता रहता है। कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगी कि कब किसी सेक्शन से किस कंपनी को एग्जम्पशन देनी है। ये पावर टू डिसाइड किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। कंपनीज एक्ट में लिखा है, यानी कि किस कंपनी को एग्जम्पशन देनी है ये डिसाइड करने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मोदी साहब या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। तो यानी कि किस कंपनी को एग्जम्पशन देनी है किस पार्टिकुलर सेक्शन से, ये डिसाइड करने की पावर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास है। 24 जून 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने लगभग 100 के करीब सेक्शन से एग्जम्पशन दी किसको? गवर्नमेंट कंपनीज को, कि गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ये सेक्शन नहीं लगेगा, ये सेक्शन नहीं लगेगा, डिफरेंट लगभग ऑलमोस्ट 100 सेक्शन से एग्जम्पशन गवर्नमेंट कंपनीज को दे दी गई। 2015 की बात है। बट 2017 में ना जाने दिमाग में क्या आया कि हम सारे सेक्शन से गवर्नमेंट को एग्जम्पशन, गवर्नमेंट कंपनीज को एग्जम्पशन दिए जा रहे हैं। बट कई गवर्नमेंट कंपनीज ऐसी हैं, से फॉर एग्जांपल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हालांकि एग्जम्पशन तो इसे मिल रही है, बट फिर भी ये बेसिक से लॉ, फॉर एग्जांपल एनुअल रिटर्न, सालाना रिटर्न जमा करनी पड़ती है कंपनीज एक्ट में, ये उन्होंने वो भी नहीं सबमिट की थी। ऐसे कई गवर्नमेंट कंपनीज थी जो कि एनुअल रिटर्न तक सबमिट नहीं कर रही थी। तो इसलिए 2018 में उसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने दोबारा कहा कि भैया हम आज अभी तक जो हम एग्जम्पशन दे रहे हैं वो एज इट इज अप्लाई होगी गवर्नमेंट कंपनीज में, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट स्लाइट मॉडिफिकेशन। वो मॉडिफिकेशन क्या है कि इन गवर्नमेंट कंपनीज को एग्जम्पशन केवल तभी मिलेगी जब उन्होंने सेक्शन 137 और सेक्शन 92 में कोई नॉन कंप्लायंस ना किया हो। सेक्शन 137 क्या अभी हमने करवाना, अभी हुआ नहीं है। सबमिशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे कि एनुअल जनरल मीटिंग में सबसे पहला बिजनेस कौन सा होता है? चलो जी लोटा उठाओ, चलो हरिद्वार। हाँ जी, एनुअल जनरल मीटिंग सबसे पहला ऑर्डिनरी बिजनेस कौन सा होता है? कंसिडरेशन एंड अडॉप्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यही होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबसे पहले एजीएम में कंसीडर्ड एंड अप्रूव्ड किया जाता है। जब वो एजीएम में अप्रूव्ड हो जाती है उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसकी कॉपी सबमिट की जाती है आरओसी को।
ये सेक्शन 137 है, अभी हमने करना है, अकाउंट्स ऑफ द कंपनी का चैप्टर आएगा, बट फिलहाल एनुअल रिटर्न का टॉपिक किया था, चेहरे बता रहे हैं, किया था। सेक्शन कौन सा है? गुड, 92। कब सबमिट होती है? 60 डेज, बस एक ही आवाज आ रही है, 60 डेज। कहां से 60 डेज? एजीएम से 60 डेज। तो एनुअल रिटर्न कब सबमिट होती है? एजीएम से 60 दिन के अंदर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब जमा होती है? एजीएम से 30 दिन के अंदर। ये दोनों चीजें किसे जमा होती हैं? आरओसी को जमा होती हैं। अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी ने ये दोनों चीजें सबमिट नहीं की तो उसे जो एग्जम्पशन मिल रही है वो एग्जम्पशन हम वापस ले लेंगे। ये बात कब लिखी गई? 2018 में। किसने लिखी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? जिसने रूल बनाया था, कौन सा? कि गवर्नमेंट कंपनी को एग्जम्पशन देंगे, यानी कि जिसने एग्जम्पशन दी, क्या वो उस एग्जम्पशन को ऑल्टर कर सकता है? हां, यही लिखा है, पढ़ के देखिएगा आप। whereby any central act or the regulation of power to issue notification, orders, rules, scheme is conferred। जब आप पावर देते हैं नोटिफिकेशन वगैरह इश्यू करने की, देन एनी सच पावर शैल आल्सो मींस द पावर टू अमेंड और रिसाइन। रिसाइन मतलब कैंसिल करना। एनी सच रूल, नोटिफिकेशन, ऑर्डर, स्कीम्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, 1 अप्रैल 2014 कंपनीज एक्ट 2013 का जन्म हुआ, एग्जिस्टेंस हुई। एक्ट 13 है बट एग्जिस्टेंस 2014 से है। 24 जून 2015 एग्जम्पशन नोटिफिकेशन इश्यू की गई। नोटिफिकेशन टू गवर्नमेंट कंपनीज by Ministry of Corporate Affairs। December 2017 MCA amend its exemption notification and provides that government company shall be entitled to exemption only if there is no non-compliance of section 137 और सेक्शन 92। गलती से भी एग्जाम्पल को पेपर में कोट मत करके आना। इनफैक्ट पूरे लॉ के अंदर एग्जाम्पल कोट करना गलत माना जाता है, लॉ के अंदर मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब आप टाइम पास कर रहे हो, मार्क्स नहीं मिलेंगे बिल्कुल। तो एग्जाम्पल केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए रखना। बॉक्स बंद कर दीजिएगा। बोलेगा ही नहीं, वो केवल एक एक्ट के अंदर बोल सकता है जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में भी केवल एक टॉपिक है जिसमें वो बोल सकता है, उसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है। उस टॉपिक का नाम है मटेरियल ऑल्ट्रेशन। उसके अलावा पूरे कहीं भी, पूरे एक्ट में कहीं भी वो एग्जाम्पल कोट करने को आपको नहीं कहेगा। मैं कह रहा हूं एक्ट में, कानून में नहीं कहेगा एग्जाम्पल कोट करने को, बट आपके सिलेबस में है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जहां पर आपने, क्योंकि ये एक्ट नहीं है, अब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में अगर आपने एग्जाम्पल नहीं दिए तो कोई आपको मार्क्स नहीं दिलवा सकता। वहां पे एग्जाम्पल देने ही देने हैं, मगर कानून के अंदर, एक्ट के अंदर कहीं भी एग्जाम्पल कोट नहीं होना चाहिए। चलिए हम आखिरी सेक्शन पर आते हैं। सेक्शन 21 के बाद हमारा आज का आखिरी सेक्शन है सेक्शन नंबर 22।
सेक्शन नंबर 22, वैलिडिटी ऑफ रूल्स बिफोर commencement of act. कॉमन सेंस की बात बताना, वैसे पहले एक्ट एग्जिस्टेंस में आना चाहिए या रूल्स? पहले एक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा, बाद में उस पर रूल्स एग्जिस्टेंस में आते हैं, ऐसे ही होता है, यही चलता है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, सेक्शन 22 इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। शब्द वही हैं शुरुआत के, वेयर बाय, ये मार्क्स, ये वर्ड लिखोगे तभी समझ लेना, मार्क्स मिलने हैं इस पार्टिकुलर चैप्टर में। वेयर बाय, हाँ जी, एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन। लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो, ना लिखना चाहो तो खाली रेगुलेशन लिखोगे, मीनिंग सेम जाएगा। अब ये भी लिख सकते हो, रेगुलेशन फ्रेम्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, या खाली रेगुलेशन। वेयर बाय any central act or regulation which is yet to come into force, even after passing thereof a power to frame rules with respect to establishment of court, second, appointment of judge, third, time limit to be prescribed, fourth, place to be prescribed is given then no such power can be exercised until the act came into effect or commencement of दिस एक्ट। बड़े ध्यान से पहले पढ़ना क्या लिखा आपने, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा। पांच मिनट शुरू किया जाए, चलिए जी। कंपनीज एक्ट 2013 से पहले अगर कंपनियों का कोई झगड़ा होता था तो उस झगड़े को कहां पे लेके जाते थे आप? कोर्ट में। कोर्ट का मतलब क्या होता था?
ये जो आपकी 30,000 वगैरह ये कोर्ट है, साकेत कोर्ट, 30,000 कोर्ट, द्वारका कोर्ट, ये सब क्या थी? ये कोर्ट है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद वो झगड़ा कहां जाता था? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके से जाता था। कंपनी एक्ट 2013 ने बड़ा जबरदस्त परिवर्तन किया इसमें, और कोर्ट की सारी पावर उठा के किसे दे दी? ट्राइब्यूनल को। यानी कि जन्म किसका हुआ? एनसीएलटी का। आज के बाद कोई भी मामला कहां पर जाता है? एनसीएलटी में जाता है। एनसीएलटी के बाद किसके पास जाता है? हालांकि इसकी एक एपिलेट अथॉरिटी है जिसे आप पढ़ोगे बाद में, फाइनल में खास आएगी, इंटर में कहीं आपका लिंक नहीं है इस पे। एनसीएलटी, एनसीएलटी का मतलब नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल। लिखना मत, केवल समझ लेना। अभी ये क्लिपिंग जो मैंने कहा ना, आज आ रही है आपके एलएमएस पर आ जाएगी। तो एनसीएलटी के बाद एनसीएलटी, और एनसीएलटी के बाद किसके पास जाता है मामला? सुप्रीम कोर्ट। आप देख रहे हैं कोर्ट की पावर उड़ा दी, हाई कोर्ट की पावर उड़ा दी एनसीएलटी को लाने के बाद। जब एनसीएलटी को लाए तो सेक्शन था सेक्शन 408, सीए फाइनल के अंदर पढ़ाया जाता था अभी तक, बट इस बार से वो भी उनके सिलेबस से भी हटा दिया गया है। सेक्शन 408, फिलहाल सेक्शन 408 कहता है एनसीएलटी बनाएगा। कौन बनाएगा एनसीएलटी को? सेंट्रल गवर्नमेंट एनसीएलटी को बनाएगी। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को बनाने का काम कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ओके, ग्रेट। अब हुआ क्या? लॉ तो सारा बना दिया, कंपनी एक्ट 2013 तो एग्जिस्टेंस में आ गया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। 1 अप्रैल 2014 से आपने कंपनी एक्ट को तो एग्जिस्टेंस में ला दिया, मगर दिक्कत यह थी कि अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी एफर्ट नहीं किया था एनसीएलटी को बनाने के लिए। इंडस्ट्री की डिमांड थी, इंडस्ट्री को परेशानी हो रही थी। कंपनी एक्ट 1956 में वो काफी असहज, अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे, जिसकी वजह से कंपनी एक्ट 1956 को हटाना जरूरी था, कंपनी एक्ट 2013 को लाना जरूरी था। तो अल्टीमेटली 1 अप्रैल 2014 से हम कंपनी एक्ट 2013 को ले तो आए, परंतु दिक्कत थी कि हर जगह एनसीएलटी एनसीएलटी लिखा था। एनसीएलटी बनना था 408 सेक्शन के अंदर, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनी एक्ट तो नोटिफाई कर दिया कि पूरा कंपनी एक्ट 2013 तो एग्जिस्टेंस में आ गया, मगर एनसीएलटी अभी तक बनाया नहीं था। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा ठहरो, रुक जाओ। सेक्शन 408 से लेकर 436 तक जो कि एनसीएलटी की बात करते हैं, उनका जन्म नहीं हुआ, उनका जन्म नहीं होगा। यानी कि पूरा कंपनी एक्ट एग्जिस्टेंस में आ गया सिवाय सेक्शन 408 से लेकर 436 तक। ठीक हो गई इतनी बात? आगे की कथा सुनिएगा। अब हुआ क्या? अगर मैं सेक्शन 408 की बात करूं तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथराइज करता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है। किस बात की अथॉरिटी है? कि वो कितने ट्राइब्यूनल बनाना चाहता है, एनसीएलटी कितने, उसमें कितने जजेस को अपॉइंट करना चाहता है, ये सारी बातें डिसाइड करने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। भाई साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड तो तब करेगी ना, यानी कि अगर लॉ में लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है प्रिस्क्राइब करने की, तो वर्ड प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? कि ये बात एक्ट में है या इसके लिए रूल लाना पड़ेगा? रूल लाना पड़ेगा। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको इसके लिए रूल लाने पड़ेंगे। किसके लिए? एनसीएलटी कितने बनेंगे? आज की डेट में कितने एनसीएलटी हैं? 12 एनसीएलटी इंडिया में काम कर रहे हैं। कितने जजेस होंगे उनके अंदर? ये सारी पावर टू डिसाइड किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ये सारी पावर टू डिसाइड। अब मुझे बताइएगा, जब सेक्शन 408 को ही मना कर दिया गया कि 408 अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा, तो क्या उससे रिलेटेड रूल्स एग्जिस्टेंस में आ सकते हैं? पहले एग्जिस्टेंस में किसे आना होगा? 408 को एग्जिस्टेंस में आना होगा, तब उसके बाद रूल्स एग्जिस्टेंस में आएंगे। तो यही हुआ, सेक्शन 408 एग्जिस्टेंस में आया 2015 में, उसके बाद 2016 और 17 में रूल्स बने हैं। ठीक हो गई इतनी बात? अब पढ़ के देखिएगा। Whereby any central act or the regulation which is yet to come into force, जिसका जन्म अभी तक हुआ नहीं है, even after passing thereof, पास होने के बावजूद भी, कंपनी एक्ट 2013 पास हो गया, परंतु अभी तक उस पार्टिकुलर एक्ट या उसकी रेगुलेशंस का अभी तक जन्म नहीं हुआ, दे आर नॉट येट नोटिफाइड। ओके,
अ पावर टू फ्रेम रूल्स विद रिस्पेक्ट टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोर्ट। आप जानते हैं पूरे कंपनी एक्ट में कई जगह पेनल्टी लगती है, पेनल्टी इतने साल की सजा, आपने भी देखा होगा कई जगह सजा मिलती है। एनसीएलटी को सजा देने का अधिकार नहीं है, एनसीएलटी किसी को सजा नहीं दे सकता। तो फिर सजा देने का अधिकार किसके है, किसके पास है? इसके लिए कोर्ट बनाया है कंपनी एक्ट 2013 में भी, जिसे नाम दिया जाता है स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट सेक्शन 435 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब आपने पढ़ना नहीं है, मैं बस स्टाइल मार रहा हूं कि मुझे आता है। आगे तो कहता है विच इज येट टू कम इन टू फोर्स इवन आफ्टर पासिंग देयर ऑफ अ पावर टू फ्रेम रूल्स विद रिस्पेक्ट टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद 10 साल के एक्सपीरियंस होने के बाद आप जज बनने के लिए एलिजिबल हो। नई बात है, पता है? आप जज बन सकते हो ट्राइब्यूनल के, एनसीएलटी के जज बनने की पावर आपके पास है। 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपके पास एपिलेट ट्राइब्यूनल एनसीएलटी का जज बनने की पावर है। एक एग्जाम होता है, वो पास करना है, 2 लाख रुपए महीने की सैलरी है। अपॉइंटमेंट ऑफ जज, टाइम लिमिट टू बी प्रेस्क्राइब, प्लेसेस टू बी प्रेस्क्राइब, यानी कि कोर्ट कहां पर एस्टेब्लिश होंगे, कितने जजेस होंगे, कितने टाइम में उन्हें डिसीजन देना है। एनसीएलटी कितने टाइम में डिसीजन देती है? 90 डेज के अंदर। अगेन आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, सेक्शन 410 है फाइनल का। कितनी जगह पर एनसीएलटी का ऑफिस होगा, आज की डेट में कितनी जगह है? 12 जगह। ये सब कुछ किसने देना था? रूल्स ने। रूल्स कब एग्जिस्टेंस में आएंगे? किसके बाद? सेक्शन के बाद। यानी कि पहले सेक्शन एग्जिस्टेंस में आएगा, बाद में रूल्स एग्जिस्टेंस में आएंगे। कोई दिक्कत? धन्यवाद। कहता है देन नो सच पावर कैन बी एक्सरसाइज अंटिल द एक्ट केम इनटू इफेक्ट। ये कोई भी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सरसाइज नहीं करेगी जजेस को अपॉइंट करने की, कोर्ट को एस्टेब्लिश करने की, जब तक सेक्शन 408 का जन्म नहीं हो जाता। क्लियर? थैंक यू।